सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की? तो आंसर होगा 100। अभी आपको याद होगा 19 फरवरी को हम लोगों ने सोयल हेल्थ कार्ड डे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया था। तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। किस लिए की है? तो जो किसान हैं वो इन कृषि ड्रोन की मदद से बहुत ही कम समय में आसानी से खाद व कीटनाशक आदि का छिड़काव कर सकते हैं अपने खेतों में, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी किसने किसान स्टोर शुरू किया? तो आप आंसर दोगे अमेजॉन ने। और किसान मित्र किसे कहा जाता है? केचुए को। और केचुए की खेती को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। चलो ड्रोन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूं। विश्व का पहला देश जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया, उस देश का नाम क्या है? इजराइल है। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कहां पर प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था, तो आंसर क्या होगा? ग्वालियर। और बताओ भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे स्थापित की गई है? तो आंसर होगा केरल में। इंद्रजाल क्या है? तो ये भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिसे किसने तैयार किया? ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद ने। अच्छा, इजराइल से हमने जो ड्रोन लिए हैं उनका नाम क्या है? हेरॉन ड्रोन है। और इसी तरह से आपको याद होगा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैक्सीन डिलीवरी करने के लिए भी कौन सा ड्रोन लॉन्च किया था? आई ड्रोन। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, चलो आप ही बताओ, अभी किस IIT ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा IIT रुड़की। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम देश का पहला राज्य बन गया है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला। और किस नदी पर? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर करने के उद्देश्य से अभी असम सरकार ने इस नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये भी याद रख लो, इस एप्लीकेशन को IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक हैं के राजू, उनके सहयोग से विकसित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, इसका भी उद्घाटन हुआ था असम में ही, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। अब रोपवे से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसका उत्तर आपको करना है। प्रश्न ये है, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और नदियों से याद आएगा, एक डे भी होता है, विश्व नदी दिवस। ये एक्चुअल में सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो लास्ट 2021 में हमने इसे 26 सितंबर को मनाया था। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी उड़ीसा के सबसे लंबे पुल जो टी आकार का है, जिसे टी सेतु कहा जाता है, उसका उद्घाटन किस नदी पे किया गया? तो आंसर होगा महानदी पर। यह बना है कटक उड़ीसा में। और नदी से एक और प्रश्न बन सकता है आपका कि जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है उसका नाम किस नदी के नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा क्या? सिंधु नदी के नाम पर। अब बात यहाँ पे देखो असम की है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसके दिसपुर हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में आपको कामाख्या देवी का मंदिर मिलेगा, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। यह असम में ही है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है।
और अभी असम के डिब्रूगढ़ में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन हुआ था। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? वॉयलेट बरुआ बनी है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? तो आंसर होगा अजंता नियोग। और अभी आपको याद होगा असम सरकार ने ही अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था किसे? रतन टाटा जी को, जिसको कहते हैं असम वैभव। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम ने, जिसका नाम है फिश वाले। उसके अलावा जुडीमा राइस वाइन को भी जीआई टैग मिला था और इस तरह से ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला था। इसे जुडीमा चावल से बनाया जाता है। किसके द्वारा या कौन बनाते हैं? तो दिमासा समुदाय के द्वारा इसे बनाया जाता है। अभी यहाँ की तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला था। बोका चावल को भी जीआई टैग मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और इससे एक और आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बना था क्या? देखो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क की बात हो रही है तो एक और प्रश्न बनेगा, भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो आंसर होगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क बना है। इससे पहले असम का 6ठा नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। इससे पहले असम के पास टोटल 5 नेशनल पार्क थे, अब 7 हो गए हैं। अब वो 5 कौन कौन से थे? काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सतरिया है। यहाँ का वैसे बिहू नृत्य और बगरुम्बा नृत्य भी काफ़ी फेमस है। अच्छा बताओ, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? तो डिगबोई असम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। तो भारत के चेस प्लेयर हैं ये आर प्रज्ञानंदन, और अभी इन्होंने एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतिहास रच दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। मैग्नस कार्लसन ये कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। और आपको याद होगा अभी ये ग्लोबली मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। अच्छा, चेस की बात है, शतरंज की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा जो करंट अफेयर्स के थे, आप उत्तर देना। अभी सबसे नए यानी कि 73rd नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभी जनवरी की बात है, तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम, ये चेन्नई से हैं। और पूछे विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा बने थे। और वैसे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। अच्छा बताओ, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। उसके अलावा आपको पता है हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। अभी उनकी बायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम है माइंड मास्टर। और विश्वनाथ आनंद ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे तो अभी इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, जिसकी पुरस्कार राशि भी बदल दी गई। पहले 7.5 लाख रुपए थी, अभी 25 लाख रुपए दी जाती है। अब ये तो हो गए भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। और यहां से भी प्रश्न बनेगा, अभी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? अक्टूबर नवंबर में पढ़ा था हमने ये प्रश्न, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर होगा? दिव्या देशमुख। और बताओ, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा नौदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान के हैं। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुजेन स्विट्जरलैंड में। और आपने चेस बोर्ड देखा है, वहां से भी 1-2 प्रश्न बनते हैं आपके स्टैटिक। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 204। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे पूछेंगे, ये जो डब्बे हैं ये कितने होते हैं, तो ये 64 होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता कौन बन गए? ATP का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल।
तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के 18 साल के टेनिस प्लेयर हैं ये कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा करके रियो ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है और इस तरह से वे सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन बन गए हैं। क्या नाम है? कार्लोस अल्काराज। और देखो टेनिस की बात है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका कि अभी 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें मेन सिंगल का टाइटल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने किसको हराया था या पूछ ले उपविजेता कौन है? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव, वो रशिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया था डैनियल कॉलिंस को, ये यूएस की हैं। और हारने वाले आप देखोगे दोनों डेनियल ही हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम आपको देखने को मिलेंगे। पहला हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब होगा फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन ओपन, फिर होगा यूएस ओपन। यहां से एक स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। कोई भी एक दे देगा आपको नाम और पूछेगा ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है आपका ग्रास कोर्ट पे। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा KN राघवन को। तो भारतीय रबड़ बोर्ड के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये KN राघवन, इनको अभी इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये जो इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप है, अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिंगापुर में। स्थापना होती है 1944 को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और उत्तर देना। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा असम के गुवाहाटी में, और इसे भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान जो कि है केरल में, वहां पे विकसित किया गया था। ये ध्यान रखो। बाकी अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने थे, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, तो आंसर करना G अशोक कुमार। और यहां से एक नाम मैंने आपको लिंक करके याद करवाया था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो उनका नाम भी है G अशोक कुमार। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन नाम सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी इल्कर ISC की बात करेंगे तो एयर इंडिया के MD CEO बने थे। और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने? S किशोर बने। ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए फरवरी 2022 को कौन से देश की पुरुष टीम ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है? तो आंसर होगा भारत। आपको याद होगा भारत जब 2016 में जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, तब जो भारत है वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे था। और अब जाकर के 2022 में जब रोहित शर्मा कप्तान है, तब भारत एक बार फिर से नंबर 1 पर है T20 रैंकिंग में। अच्छा, मुझे बताओ अभी ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था? स्मृति मंधाना ने। रचिल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी इन्होंने जीता है। और अगर पूछे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। और सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी भी जीती है इन्होंने, और ये अवार्ड पाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। और बताओ न्यूजीलैंड के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे? तो आंसर होगा एजाज पटेल। दिसंबर में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी उनको चुना गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी जनवरी 2022 के लिए किसे ICC मंथ ऑफ द प्लेयर चुना गया, पुरुषों में और महिला में, दोनों में बताना है आपको। उसके अलावा अगर पूछे कि सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई, तो आंसर होगा भारत। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में होंगे भोपाल मध्य प्रदेश में, याद रखना। और चौथे ये भी 2022 में ही होंगे पंचकुला हरियाणा में। ध्यान रखना ये सब। पढ़ते आगे। फिर बताइए जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा लेवेंडर। तो अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने मोदी सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहल के तहत लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में डोडा जिला ये भारत की बैंगनी क्रांति
या कह दीजिए लेवेंडर इसकी खेती का जन्म स्थल है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आरोमा मिशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसके तहत बैंगनी क्रांति यानी कि लेवेंडर की खेती शुरू की गई थी। और इस आरोमा मिशन का उद्देश्य क्या है? घरेलू किसानों को सशक्त बनाने के लिए घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करना और सुगंधित तेलों के आयात यानी कि इंपोर्ट को कम करके और घरेलू किस्मों को बढ़ाकर भारत की सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है आरोमा मिशन का। अच्छा, आप लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी यहाँ पे बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के 2 गांवों को याद रखना है आपको। एक तो अभी 100% यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव, और जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। और अभी पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहली बार अहरबल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और अभी जम्मू कश्मीर ने बुनकरों के लिए कारखंडर योजना भी शुरू की थी और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की थी। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। आपकी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी, जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और उसी तरह से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला था और उससे पहले कश्मीरी केसर को भी मिला था। यहीं पे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपको मिलेगा। वैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। यहीं पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील भी यहीं पर है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में तनिष्का कोटिया, इनको गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शतरंज यानी कि चेस। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन है रिद्धिका कोटिया, उनको हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तनिष्का कोटिया से आपको बता दूं, इन्होंने 2008 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी जीता था। वे हरियाणा से हैं। तो दोनों बहनों को अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया गुरुग्राम के लिए। इनका संबंध है चेस से। अच्छा, आपको याद होगा अवनी लेखरा का नाम, शूटर हैं, राजस्थान से हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी इनको मिला था। अभी 2022 का पद्मश्री भी इनको मिला है। और राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राजस्थान ने। उसी तरह से उत्तराखंड की है वंदना कटारिया, जो हॉकी प्लेयर है। और टोक्यो ओलंपिक के बाद उत्तराखंड सरकार ने, ये उत्तराखंड की हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअल में तो आपको याद होगा, भारत सरकार ने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसको कब और कहाँ से शुरू किया था? 22 जनवरी 2015 को इसे हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले अभी फरवरी 2022 में ही थम्स अप 2021 में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है, जो भारत में पेय पदार्थ के अपने पोर्टफोलियो से इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला पहला ब्रांड है। अभी आपको याद होगा, चलो आप ही बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? अरुणाचल प्रदेश ने तो संजय दत्त को बनाया था। बाकी आप अक्षय कुमार का बताओ। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में कौन एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा? तो आंसर होगा आईबीएम। तो आईबीएम कॉरपोरेशन पूरे एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा। और इस तरह का सुरक्षा केंद्र विश्व में केवल 2 होंगे। एक तो ये बेंगलुरु वाला होगा और दूसरा होगा अमेरिका में। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और याद रखना, इसी का निक नेम है, इसी को कहा जाता है बिग ब्लू। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है एक्चुअली में कि बिग ब्लू के नाम से किस कंपनी को जाना जाता है? तो आईबीएम को।
स्थापना होती है 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और इसके सीईओ अरविंद कृष्णा है। आपको याद होगा इससे पहले आईबीएम ने कर्नाटक के मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर भी लॉन्च किया था। बाकी विप्रो का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसके सीईओ थियरी डेलापोर्ट है, नए बने थे। और गूगल के तो आप जानते हो सीईओ सुंदर पिचई है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। अच्छा आप बताओ, अभी सुंदर पिचई और सत्या नडेला इनको कौन सा सम्मान मिला था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, कौन सा मिला था? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 20 से लेकर 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाना है? तो आंसर होगा आगरा। तो ताज महोत्सव ये 20 से लेकर 29 मार्च तक आगरा में मनाया जाएगा और इसकी थीम क्या है? अमृत महोत्सव ताज के संग। एक्चुअली में 1992 में शिल्पकारों के रचनात्मक कला को बढ़ावा देने और उन्हें अपने कौशल को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस ताज महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेमस कलाकारों के द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक प्रदर्शन दिखाए जाते हैं। तो कहाँ पे? आगरा में। अच्छा अभी मरु महोत्सव हम लोगों ने मनाया था, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और तानसेन महोत्सव कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे ये मेकापति गौतम रेड्डी, इनका भी निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। अगर आप लोग चाहते हो ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू बनी रहे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करा करें। इन्हें अपने दोस्त के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, या घर में पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज वहां पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। और आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां जाकर के आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी टाइम। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो कल आपसे पूछा था दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? तो आंसर होगा रणवीर सिंह, उनकी फिल्म 83 के लिए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।